हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का, ये कल भी हमारा रह गया था। ठीक है, वो कोई बात नहीं है, हमारा रह गया था, बट क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए वो ज्यादा हमारा मैटर करता है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो सभी स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है वो हम आगे शुरू करेंगे। गुड इवनिंग अजय। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। कैसी रही आपकी जन्माष्टमी? सबने फास्ट रखा है? किस किस ने फास्ट रखा है आज? किस किस ने फास्ट रखा है? किसी ने नहीं रखा? और देखो, आज हम लास्ट क्लास में क्या करेंगे, लास्ट में क्लास में हम करेंगे कि अपने जितने भी हमने लैंडफॉर्म्स पढ़े हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, विंड के द्वारा, रिवर के द्वारा, अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा, उन सब के लास्ट में मैं नेम आपको रिकॉल कराऊंगी। और आपको क्या करना है, अपना कॉपी जहां पे भी आप नोट्स बनाते हो वो खोल के बैठ जाना, और जो जो मैं इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के नाम बोलूं वो आपको क्या करने हैं, फिर लर्न करने हैं, वो लिख लेने हैं। आपको वहीं से लर्न होते जाएंगे। यू गॉट इट? आपको समझ में आए ना मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि आपके इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आते हैं बेटे। अच्छा, तो कल की क्लास में देखो मैंने आपको ये करवा दिया था, ब्रेकर के बारे में बता दिया था। ठीक है, कि सबसे पहले आपकी ऐसे खुले समुद्र में जो तरंगे होती हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन जैसे ही तट के पास आती हैं तो इनकी हाइट बढ़ने लगती है और चौड़ाई कम होने लगती है। और एक पॉइंट में क्या होता है, इस नीचे वाले पार्ट में और ऊपर वाले पार्ट में डिसबैलेंस क्रिएट होता है और ये पानी आगे की तरफ गिर जाता है। और जो ये पानी आगे जाता है, ये जो टर्बुलेंट पानी होता है, इसको हम बोलते हैं स्वाश या फिर अपरश रशीज शोर। शोर वर्ड, शोर का मतलब होता है किनारा। यानी कि ये जो पानी है, ये पानी आगे की तरफ बहुत तेजी से भागेगा, बहुत तेज स्पीड से, विद ग्रेट वेलोसिटी एंड फोर्स। ठीक है, और ये कहते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द शोर वेयर द वेव ब्रेक इज कॉल्ड प्लंज लाइन। अब आपने बार बार एक लाइन का नाम सुना है, वो क्या? प्लंज लाइन। प्लंज लाइन क्या है कि वो डिस्टेंस शोर से, जहां से आपकी, यानी कि ये आपका किनारा है और मान लो यहाँ से आपकी जो ये वेव है ये टूटना शुरू करती है, तो इसको बोला जाता है, जहां से हमारी वेव टूटती है ना उसको बोला जाता है आपका प्लंज लाइन। जहां पे वेयर द डेप्थ ऑफ सी वाटर एंड द वेव हाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल।
जहां पे आपके पानी की गहराई और वेव की हाइट एक जैसी होती है, इक्वल होती है, उसको बोला जाता है प्लंज लाइन। और ये जो पानी आगे आता है टूट कर, इसको बोला जाता है स्वोश, स्वॉश और ब्रेकर। और इसको हम सर्फ भी बोलते हैं। बेटे ये नाम आपको याद होने चाहिए। ये जो पानी आगे बोल रहा है, पहले ब्रेकर, ब्रेकर या स्वोश, और फिर इसको ये जो पानी आगे जाके यहाँ पे फैल जाता है, इसको बोला जाता है सर्फ। और ये जो पीछे जाता है, इसको बोला जाता है बैक वॉश। ठीक है। और देखो, उस द जोन ऑफ सी वाटर बिटवीन, प्लंज लाइन के बीच में और किनारे के बीच में, ये प्लंज लाइन है और ये किनारा है, इसके बीच वाले भाग को, इसके बीच वाले जोन को क्या बोला जाता है? आपका सर्फ जोन बोला जाता है। चलो अब जल्दी से बताओ कि यहां तक आपको जो पॉइंट्स है वो क्लियर है? यहां तक आपको जो पॉइंट्स है वो क्लियर है? सर्फ जोन, प्लंज लाइन क्या होता है आपका, आपको सब कुछ क्लियर है? हिंदी में वे देख लो कि अशांत पानी, अशांत पानी जिसे स्वैश या अपरश के रूप में जाना जाता है, बड़े वेग और बल के साथ किनारे की ओर बढ़ता है। और तट से वह दूरी जहां लहरें टूटती हैं प्लंज लाइन कहलाती हैं। प्लंज लाइन बेटे वो होती हैं, प्लंज लाइन सबसे पहले तो ये आपकी तट से वो दूरी, यानी कि यहाँ पे आपकी जो प्लंज लाइन है वो टूट, ये सॉरी, यहाँ प्लंज लाइन वो होती है जहां से आपकी जो लहरें है वो टूटने लगती हैं, वो प्लंज लाइन कहलाती है। प्लंज लाइन कहाँ पे होता है? जहां पे आपकी वेव की हाइट और पानी की गहराई दोनों इक्वल होती हैं, उसको बोला जाता है आपका प्लंज लाइन। जहां समुद्री जल की गहराई और लहर की ऊंचाई लगभग बराबर होती है, उसे बोला जाता है प्लंज लाइन। और फिर ये पानी आगे यहाँ से टूट जाता है प्लंज लाइन के सारे और आगे फैल जाता है। अशांत पानी आगे बढ़ने वाले स्वैश या ब्रेकर को क्या बोला जाता है? सर्फ भी कहा जाता है। ठीक है। और ये आपका ये प्लंज लाइन और ये आपका किनारा, इसके बीच के या जो समुद्री जल जोन है या समुद्री जल है, इसको बोला जाता है आपका सर्फ जोन। ओके। ये देखो, ये आपका वेव दिखा रखी है, कैसे वेव जाती है, ऐसे चलती है चलती है और फिर ये पानी फैल जाता है। अब आपके ब्रेकर, अभी आपने पढ़े थे ना ब्रेकर क्या होते हैं? ब्रेकर जहां से आपकी जो वेव है वो टूटने लगती है, उसको बोला जाता है ब्रेकर। ब्रेकर आपके तीन तरीके के होते हैं। स्पिलिंग ब्रेकर पहले होते हैं, सबसे पहले हैं आपके स्पिलिंग ब्रेकर, दूसरे हैं आपके प्लंजिंग ब्रेकर और तीसरे हैं आपके सर्जिंग ब्रेकर। तो जो स्पिलिंग ब्रेकर हैं वो सबसे कॉमन टाइप के, यानी कि मोस्टली जो ब्रेकर बनते हैं वो इसी तरीके के बनते हैं। ठीक है। ये कैसे होते हैं? जिसमें आपका इन विच वाटर डज नॉट फॉल बट ग्रेजुअली स्पिल्स डाउन द फ्रंट ऑफ सी वेव एंड फॉर्म प्रोमिनिएंट फॉर्मिंग कोस। सबसे पहले तो इसके लिए कंडीशन याद रखो, ये कैसे बनता है? स्पिलिंग ब्रेकर होते हैं आपकी ये घूमते घूमते ऐसे, ये जब बनता है इसको बोला जाता है स्पिलिंग ब्रेकर। ठीक है। और ये जो आपका स्पिलिंग ब्रेकर है कहाँ पे बनता है? इसके लिए कंडीशन क्या है कि वहां पे आपका जो समुद्र का एरिया है वो क्या होना है? जेंटल स्लोप जो है सी का, यानी कि सी का जो बॉटम है उसका जो स्लोप होना चाहिए वो जेंटल होना चाहिए। वेयर देयर इज स्लो रेट ऑफ लॉस ऑफ वेव एनर्जी, जहां पे आपकी जो वेव है, वेव की एनर्जी का स्लो क्या हो? स्लो लॉस हो। और उसकी वजह से ये स्पिलिंग ब्रेकर जो है बनते हैं। ये देखो, ये आपके होते हैं स्पिलिंग ब्रेकर, ऐसे बनते हैं स्पिलिंग ब्रेकर। ये देखो आपका बॉटम जो है सी का वो फ्लैट है, जब आपके क्या बनते हैं? ये स्पिलिंग ब्रेकर बनते हैं। ठीक है। दूसरे हैं आपके प्लंजिंग ब्रेकर। प्लंजिंग ब्रेकर कौन से होते हैं? जिसमें आपका जो पानी है वो कैसे होता है? पानी डायरेक्टली नीचे गिरता है, वर्टिकली जो है ना पानी गिरता है और बहुत तेजी से शोर की तरफ बहता है, यानी कि ऐसे आपका पानी और ऐसे डायरेक्टली नीचे गिरता है।
डायरेक्टली ऐसे। ये देखो इसमें ये दिखा रखा है, ये आपका प्लंजिंग ब्रेकर है। इसमें देखो आपका ये पानी डायरेक्टली नीचे गिर रहा है, और यहाँ इसका जो स्लोप होगा वो बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप आपको दिख रहा है ना। ये नीचे जो बॉटम है ये स्टीप है, और वही इसका स्पिलिंग का देखो कितना जेंटल है। स्पिलिंग का ऐसे है, प्लंजिंग का ऐसे है। ठीक है, इसका जो स्लोप है वो कैसा है, स्टीप स्लोप है। जहाँ पे स्टीप स्लोप होगा समुद्र का, वो वहां पे बनेगा आपका प्लंजिंग ब्रेकर। ठीक है, और बहुत तेजी से यहाँ से आपका जो पानी है किनारे की तरफ बढ़ता है, इसको बोला जाता है आपका प्लंजिंग ब्रेकर। इनमें डिफरेंस याद रखना, जो स्पिलिंग ब्रेकर है, स्पिलिंग ब्रेकर में जो आपका स्लोप है वो जेंटल है, जबकि आपके प्लंजिंग ब्रेकर में जो आपका स्लोप है वो कैसा है, स्टीप स्लोप है। जब आपकी क्रस्ट बहुत स्टीप और खड़ी हो जाती है ना, उसे कर्लिंग क्रस्ट भी कहते हैं, और इस प्रकार वे टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती है प्लंज लाइन के सारे, और वर्टिकली आपका पानी जो है नीचे गिरता है, और आपके प्लंजिंग ब्रेकर जो है फॉर्म होते हैं। लास्ट है आपका सर्जिंग ब्रेकर। ये देखो सर्जिंग ब्रेकर भी कहाँ पे बनेगा, जहां पे आपका जो सी बॉटम है वो बहुत ज्यादा स्टीप होगा, और जिसमें पानी रैपिडली शोर की तरफ बढ़ता है, यानी कि किनारे की तरफ पानी बहुत तेजी से बढ़ता है, और स्लोप बहुत क्या होता है, बहुत तीखा होता है, बहुत खड़ा होता है। ठीक है, ये हैं आपके तीन स्लोप के टाइप, ब्रेकर के टाइप। सर्जिंग ब्रेकर क्या कहते हैं, सर्जिंग ब्रेकर आर दोज इन विच वाटर मूव रैपिडली। हिंदी में भी देख लो, सर्जिंग ब्रेकर वे होते हैं जिसमें पानी तेजी से किनारे की ओर बढ़ता है। ऐसे ब्रेकर समुद्र तट के बहुत करीब होते हैं। हाँ जी बेटे, नीचे आपका देखो, मुझे एक बात बताओ, समुद्र है, समुद्र के नीचे, समुद्र का जो पानी है उसके नीचे आपको क्या दिखता है, जमीन ही दिखती है ना। तो वही है आपका, ऊपर पानी नीचे जमीन, और उस जमीन से टकरा के ये जो वेव की हाइट है वो बढ़ती है बेटे। ठीक है, कहते हैं आपके जो ये स्पिलिंग ब्रेकर है ये तीव्र तरंगों से जुड़े होते हैं, और तब होते हैं जब वेव क्रस्ट और वेव बॉडी में वेग लगभग, यानी कि ये स्पिलिंग ब्रेकर कब बनते हैं, जब आपकी वेव की बॉडी, यानी कि आपका ये वेव का क्रस्ट और ये वेव की बॉडी में जब इक्वल क्या होता है, इक्वल होती है ना, इनकी जो स्पीड होती है ऑलमोस्ट इक्वल होती है, वेव की क्रस्ट की और वेव की बॉडी की, तब ये सर्जिंग ब्रेकर बनते हैं। और आपके प्लंजिंग ब्रेकर कब बनते हैं, प्लंजिंग ब्रेकर तब बनते हैं जब आपकी पानी की स्पीड वेव की क्रस्ट में ज्यादा होती है और वेव की बॉडी में कम होती है, तो उसकी वजह से ये ऐसे वर्टिकली पानी नीचे गिरता है। मैम ओशियन में कितने नीचे जा सकते हैं बेटे, ओशियन में आपकी जो मेरियाना ट्रेंच है ना उसकी गहराई देख लो, 11,022 मीटर है। तो देख लो, आप कम से कम 11,000 मीटर तक आपका जो बॉटम रिलीफ है, सॉरी जो बॉटम है ओशन का, वो आपको मिल जाता है। तो इतनी गहराई तक आप जा सकते हो ओशियन में। ठीक है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आगे आपका एक टर्म है जिसको बोलते हैं वेव रिफ्रैक्शन। देखो इस वेव रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि बेंड होना, आपकी बेंडिंग ऑफ क्रस्ट ऑफ सी वेव। वेव रिफ्रैक्शन क्या होता है, वेव रिफ्रैक्शन का इंग्लिश में देखो, ये बेंडिंग ऑफ द क्रस्ट ऑफ सी वेव, यानी कि ये जो आपकी क्रस्ट है ना सी वेव की, समुद्र की तरंगों की, ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्यों, देखो आपका ये मान लो ये इंडिया का कोस्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका कहीं पे बे है, कहीं पे आपकी ऐसे खाड़ी है, तो
तो ये जैसी ही वेव आती है तो इनका जो क्रस्ट है वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाती है। किसकी वजह से बैंड हो जाती है, ये आपकी जो ये क्रस्ट ऐसे आती है, फिर ये ऐसे बैंड क्यों हो जाती है, बैंड हो जाती है इन इरेगुलरिटी की वजह से। जो ये अनिश्चितता है, हमारा जो कोस्टल एरिया है वो इरेगुलर है, कहीं पे आपकी बे है, कहीं पे खाड़ी है, कहीं पे क्लिफ है, तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो कहीं पे आपका बे है, कहीं पे खाड़ी, कहीं पे बे, कहीं पे खाड़ी, तो ये क्या है, ये यहाँ पे आपकी समुद्र की वेव आती है, इससे टकराती है और फिर ये क्या है, इसके क्रस्ट मुड़ जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका वेव रिफ्रैक्शन। बस वेव रिफ्रैक्शन का याद रखना है, बेंडिंग ऑफ द क्रस्ट ऑफ सी वेव। ठीक है, आया समझ में आपको वेव रिफ्रैक्शन का मतलब। हिंदी में वेव रिफ्रैक्शन को बोलते हैं तरंग अपवर्तन। जो तरंग अपवर्तन का सीधा सा मतलब है समुद्र के किनारे की ओर आने वाली समुद्री लहरों के शिखरों का झुकना, समुद्री लहरों का झुकना, जिसे हम तरंग अपवर्तन कहते हैं। बस ये आपको याद रखना है कि वेव रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं और ये किसकी वजह से होता है। आपकी जो खाड़ियां हैं, खाड़ियों की वजह से, कहीं पे आपकी बे है, कहीं पे आपकी खाड़ी है, मतलब ऐसे इरेगुलरिटी है कोस्टल प्लेन में, तो उसकी वजह से ये आपकी वेव आती है, टकराती है, मुड़ जाती है। इसको बोला जाता है आपका तरंग अपवर्तन या वेव रिफ्रैक्शन। आया समझ में। जल्दी से बताओ बेटे, मैं वेट कर रही हूँ, आपको समझ में आया ये वेव रिफ्रैक्शन। ओके, अब आगे है आपका एक है ये वेव ऑर्थोगोनल्स। इंग्लिश में वेव ऑर्थोगोनल्स को वेव ऑर्थोगोनल्स ही कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये आपकी इमेजिनरी लाइन होती है और ये ऐसी इमेजिनरी एरो हैं जो कि क्या होती है, आपकी क्रिस्ट लाइन के परपेंडिकुलर शो किए गए हैं। इसमें क्या होता है देखो, डायग्राम से समझो। ये आपका, एक मिनट, इसमें क्या होता है, आपकी जो लहरों के रिफ्रैक्शन होने की पहले, रिफ्रैक्शन होने से पहले जो समुद्री लहरें हैं, समुद्री लहरों की क्रिस्टलाइन पर लंबवत खींचे जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि गहरे पानी की तरंगों के शिखरों पर समान दूरी पर खींचे गए काल्पनिक तीर या किरणें तरंग ऑर्थोगोनल्स कहलाती है, जिनका उपयोग हम तरंग ऊर्जा के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और जहां भी वेव ऑर्थोगोनल से एकत्रित होते हैं वे तरंग ऊर्जा की एकग्रता को दर्शाते हैं जो हैंडल्स के क्षरण का कारण बनता है। अब एक बात याद रखना, जहां पे भी आपकी ये जो क्रस्ट है ये इकट्ठा हो जाती है, मान लो सारी यहाँ पे इकट्ठा हो गई, तो आपकी जब मान लो ये आपका कैसा भाग है, ये क्लिफ वाला भाग है, ये भृगु वाला भाग है, तो यहाँ पे आपकी जो सारी वेव है वो कन्वर्ज हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो है इरोजन ज्यादा होगा। लेकिन ये जो आपकी खाड़ी है, खाड़ी से क्या होगा, खाड़ी से आपका डाइवर्जेंस यानी कि बाहर की तरफ ज्यादा निकलेगी, डाइवर्ज होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इरोजन कम होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका वेव ऑर्थोगोनल्स। आपको मैंने वेव रिफ्रैक्शन बता दिया, वेव ऑर्थोगोनल्स बता दिया। अब एक और रह गया है आपका, ये वेव ऑर्थोगोनल्स। ये आपको ये लंबवत लाइन दिख रही है, यही होती है आपकी वेव ऑर्थोगोनल्स।
आपकी जो वेव ऑर्थोगोनल्स होती है ना, वो आपकी कैसी लाइन होती हैं? आपकी लंबवत लाइन होती हैं। ठीक है, वेव ऑर्थोगोनल्स आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि हमारे द्वारा खींची गई होती है, वे काल्पनिक होती है, हमने इमेजिन किया हुआ होता है। और ये ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर शो की जाती है। परपेंडिकुलर शो की गई है आपको, ये देखो। ठीक है, और जहां पर ये सारी क्रस्ट पर एक साथ इकट्ठी होती है, ये सारी मिल रही है ना क्रस्ट पर, तो जहां पे सारी एक पॉइंट पे ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी, कन्वर्जेंस ज्यादा हो जाएगा, तो इरोजन इस सरफेस का ज्यादा होगा। वही अगर ये इस प्लेस से देखो चारों की तरफ बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये देखो यहाँ पे चारों की तरफ बाहर की तरफ निकल रही है ना वे में, तो यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस होगा, यानी कि आपकी जो वेव है वो दूर चली जाएंगी और इरोजन कम होगा। खाड़ी में इरोजन कम होता है क्योंकि यहाँ पे वेव का डाइवर्जेंस ज्यादा। हाँ जी, ये ओशन के अंदर चलती हैं बेटे सविता, ओशन के अंदर, बाहर नहीं चलती, ओशन के अंदर। अब आपका एक है वेव रिफ्लेक्शन। यहां तक आ गया समझ में? उसके बाद आपका है वेव रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं तरंग। ये जैसे हमने ओशियन के अंदर नहीं खींच रखे, जैसे हमारे पास ओशियन के चार्ट्स होते हैं ना, उसमें हमने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है खुद से। जैसे आपकी वे आइसोथर्म है, आइसो बार है, आइसो हाइट है, ये सारी भी इमेजिनरी लाइन है ना, और ये सारी ह्यूमंस ने अपने काम को इजी बनाने के लिए और कंसेप्ट को समझने के लिए खुद से ड्रॉ कर रखे हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो ना तो आपकी अर्थ पे कोई लैटिट्यूड है, ना कोई लॉन्गिट्यूड है, ना कोई इक्वेटर है, ना कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ना कोई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये सारे हमने अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए खुद से पृथ्वी पर ये जो लाइन है वो हमने ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, आपका जैसे अगर आप ग्लोब देखते हो ना, तो एज इट इज वे ग्लोब में आपकी 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन, ग्रीन विचलन, ये सब नहीं है आपकी ओरिजिनल अर्थ पे। जब हम अर्थ को ऊपर सिलेस्टिकल बॉडी हमारी अर्थ, और हम इसको स्पेस से देखते हैं, तो उसके ऊपर हमें ये कुछ नहीं दिखता, ये लाइनें वाइनें, ये सब हमने अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए ये सारी इमेजिनरी लाइंस है। ओके, ऐसे ही ये भी एक इमेजिनरी लाइंस है जो ह्यूमंस ने अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए कर रखा है। आ गया समझ में बेटे? अगर आ गया हो तो आगे चले। वेव रिफ्लेक्शन, हाँ जी, ये सिर्फ मैप में जो हमारे चार्ट्स होते हैं उनमें यूज होता है। अब आपका है वेव रिफ्लेक्शन। वेव रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ वेव एनर्जी, यानी कि जो समुद्र की एनर्जी है वो वापस टकरा कर चली जाती है। और वापस टकरा कर कैसी जाएगी? मान लो ये आपका समुद्र वाला पार्ट है, समुद्र वाले पार्ट पे यहाँ पे आके क्या है, बड़ी बड़ी कोई रॉक्स है, तो जैसे ही आपकी वेव आएंगी, वेव आके इनसे टकरा के वापस चली जाती हैं। इसको बोला जाता है वेव रिफ्लेक्शन या तरंग प्रतिबिंब। ये हो सकता है कि या तो कोई चट्टान, स्ट्रॉन्ग चट्टान है, उससे टकराने के कारण, ठीक है, या कोई मैन मेड स्ट्रक्चर है, उससे टकराने के कारण आपकी जो वेव है, जो ऊर्जा है, वो वापस चली जाती है। तरंग ऊर्जा वापस परिवर्तित हो जाती है और समुद्र से बंधी लहरें पैदा होती है। ये समुद्र से बंधी बाहर जाने वाली लहरें हैं। ठीक है, ये होता है आपका वेव रिफ्लेक्शन, बस इतना ही याद रखना है इसमें। क्लियर हो गया बेटे?
अब है आपका सी। इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं लास्ट में बेटे, मैं आपको दिखाई दूंगी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यहां से, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है आपका, ये बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर, ऑफ शोर, इसको सीक्वेंस में लगाना दिया हुआ है आपको। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछा जाए लैंड से सी की तरफ जब जाते हैं तो आपको शोर को सीक्वेंस में लगाना है। तो जब लैंड से यानी कि धरातल से समुद्र की तरफ जाते हैं तो तब देखो इनके क्या नाम है। सबसे पहले है आपका बैक शोर, फिर है फोर शोर। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, लैंड टू सी तब जलते हैं तो सबसे पहले आता है बी एफ। बी एफ सबको याद रहता है, बी का मतलब है बैक शोर, एफ का मतलब है फोर शोर, फिर आपका नियर शोर और फिर सबसे लास्ट में आपका ऑफ शोर। ठीक है, ये जो आपके किनारे है ना, किनारे को बांट रखा है आपका। सबसे पहले तो जो किनारा है ना, किनारा क्या होता है, किनारा होता है आपके हाई टाइड और लो टाइड, यानी कि हाई जवार, उच्च जवार और लो जवार के बीच के भाग को बोला जाता है आपका सी कोस्ट या सी शोर। ठीक है, अब ये जो किनारे है, किनारे के पार्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जब लैंड से समुद्र की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले कौन सा किनारा आता है, सबसे पहले आ जाता है बी एफ, यानी कि बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर, ऑफ शोर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्र से स्थल की तरफ कौन सा आता है, जब समुद्र में सबसे पहले कौन सा शोर है, तो समुद्र में सबसे पहले है आपका ऑफ शोर, ऑन। यहाँ पे क्या याद रखोगे, ऑन। ओ से ऑफ शोर और एन से नियर शोर, फिर आपका फोर शोर और बैक शोर। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपको सीक्वेंस लगाने के लिए आया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ये याद रखना, सबसे पहले आपके ब्रेकर, ब्रेकर के बाद सर्फ जोन, फिर स्वॉश और फिर बैक वॉश। ओके, ये सीक्वेंस भी याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जब आपकी समुद्री वेव समुद्र के बीच से कोस्ट की तरफ चलती है तो क्या क्या सीक्वेंस आएगा, सबसे पहले आएगा ब्रेकर जोन, फिर सर्फ जोन, फिर स्वॉश जोन और फिर आपका बैक वॉश। ये आपको याद रखना है। और आपके ये लो टाइड और ये आपके हाई टाइड के बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है, आपका सी कोस्ट बोला जाता है, या यानी कि समुद्री किनारा बोला जाता है। आ गया समझ में सबको। अब आपके जो शोर हैं, शोर सिंपली तीन जोन में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आपका बैक शोर, बैक शोर कौन सा होता है, बैक शोर होता है आपका बीएफ वाला बताया था ना, आपके बीच की स्टार्टिंग से रिप्रेजेंट द बीच जोन जो हाँ जी, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं। हिंदी में इनके नाम देखो, पिछला किनारा, फोर शोर। आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, बस यही याद रख लो, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। ट्रिक भी बहुत इजी है, एक ऑन है एक बीएफ है। ठीक है, बैक शोर कौन सा होता है, सबसे पहले वाला हिस्सा जहां पे आपकी जमीनी पार्ट होता है। उसके बाद फोर शोर, लो टाइड और हाई टाइड वाटर के बीच वाले भाग को फोर शोर बोला जाता है। ऑफ शोर कौन सा होता है, रिप्रेजेंट द जोन ऑफ शैलो बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, इसके आगे वाले भाग को बोलते हैं। देखो सबसे पहले आपका बैक शोर होता है, फिर आपका फोर शोर, फिर नियर शोर और फिर ऑफ शोर। बताओ बेटे, ये क्लियर है, ये सब तो आपको क्लियर होंगे। बहुत इजी सा था ये तो। श्योर, ओके। अब आपका नेक्स्ट है
कि आपका ये जो किनारे है ना, इस किनारे का जो आपके जॉनसन है उसने क्लासिफिकेशन हाँ जी, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही यशवंत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डीपली क्वेश्चन आते हैं। जो आपका ये टॉपिक है ये बिल्कुल डीप से, अगर आप इनका मेन पढ़ के जाओगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे, लेकिन जब हम डीपली इनको पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर आप पीवाईक्यू, अब आपका जियोमॉर्फोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके दो छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे, मास मूवमेंट और एक टॉपिक और है जिसमें आपको बस नाम बताने हैं रेजर्वेशन वाले, उनको छोड़ दो, उनको हम एंड में देख लेंगे। लेकिन आपको अभी तक मैंने 19 टॉपिक करवा दिए और उस 19 टॉपिक में से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। वे सॉल्व करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि जितना पेपर में आया है उससे कहीं ज्यादा मैं आपको पढ़ाती हूँ। जो पेपर में आता वो तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन और ज्यादा डीप से आ जाए तो वो भी आप सोल्व कर सकते हो, अगर जैसे मैंने बोला वैसे आप स्टडी कर रहे हो तो बेटे। ठीक है, आप देखो ये जो आपके शोर है, शोर का मतलब होता है किनारा। इस किनारे का क्लासिफिकेशन किया गया है, किनारे को बांटा गया है। तो आपका जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया है वो किया है जॉनसन ने। ठीक है, किसने किया है? जॉनसन का क्लासिफिकेशन। जॉनसन ने कब क्लासिफाई किया था शोरलाइन को? 1919 में किया था। और इन्होंने एक जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब होता है आनुवंशिक, क्लासिफिकेशन शोरलाइन का दिया था, जिसमें इन्होंने शोरलाइन को 4 मेन टाइप में डिवाइड किया था, 4 मेन टाइप में। और यहां से आपके क्वेश्चन आए हैं इस शोरलाइन ऑफ सबमर्जेंस से। ठीक है, तो अब आपके जो एमरजेंस और सबमर्जेंस है, एमरजेंस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, आपको बताया ना मैंने इमरजेंस का मतलब। इमरजेंस का मतलब होता है आपका लैंड का कोई भी पार्ट है उसका ऊपर उठ जाना, या तो वो पहले नीचे था, उसमें कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई और वो ऊपर उठ गया, या फिर आपका जो सी लेवल है वो नीचे धस गया जिसकी वजह से इसमें उत्थान हमें दिखा। और सबमर्जेंस कैसा होता है? नीचे पानी में धस जाना, सिंक कर जाना, इसको बोला जाता है सबमर्जेंस। अब आपके जो शोर लाइन है, किनारे हैं, उसके 4 पार्ट है, शोर लाइन ऑफ एमरजेंस, शोर लाइन ऑफ सबमर्जेंस, न्यूट्रल शोर लाइन और कंपाउंड शोर लाइन। अब आपको जो इंडिया है ना, इंडिया दोनों कंपाउंड शोरलाइन का एग्जांपल है, क्योंकि देखो ये आपका इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, इसका जो आपका ऊपर का पार्ट है ये तो है आपका शोरलाइन ऑफ सबमर्जेंस, यानी कि ये पार्ट नीचे धंसा हुआ है, और इसका नाम है आपका शोरलाइन ऑफ एमरजेंस, यानी कि ये ऊपर उठा हुआ है और ये नीचे धंसा हुआ है। तो इसलिए इंडिया की शोरलाइन को कंपाउंड शोरलाइन बोला गया है। अब सबसे पहले है आपका शोरलाइन ऑफ एमरजेंस। शोरलाइन ऑफ एमरजेंस कौन सा होता है? जिसमें आपका इस फॉर्म ड्यू टू चेंज इन, ये कब बनता है हिंदी में देख लो, उद्गम तटरेखा का निर्माण, समुद्र के स्तर में परिवर्तन। यानी कि ये कैसा होता है आपका इमरजेंस कब होगा? जब आपका सी लेवल नीचे गिर जाएगा, सी लेवल में गिरावट या नेगेटिव चेंज जब होता है उसके कारण, या तो तट के संबंध में समुद्र के स्तर में गिरावट आती है। यानी कि देखो पहले आपका ये था, पहले आपका जो समुद्र का लेवल था वो इतना था, लेकिन अब समुद्र के पानी में गिरावट आ गई, अब समुद्र का पानी इतना हो गया, तो गिरावट हो गई, तो ये हमें पहला ये जो भाग पानी के नीचे था अब ये पानी से ऊपर आ गया, इसको बोला जाता है आपका एमरजेंस। ठीक है, ये जो आपका हिमयुग में और आपकी हिमानी नदी में ये हुआ था। अब सेकंड है आपका शोरलाइन ऑफ एमरजेंस हो गया, एमरजेंस का मतलब है ऊपर उठना, सबमर्जेंस का मतलब है नीचे धंसना। अब आपकी सबमर्जेंस के दो तरीके के एग्जांपल है, एक है आपका रिया कोस्ट और एक है आपका फियोर्ड कोस्ट। ठीक है, सबमर्जेंस का मतलब होता है नीचे धस जाना। ठीक है,
नीचे धस जाना, या तो आपका जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ जाता है, इसमें पानी और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका लैंड पार्ट वो डूब जाता है, सिंक कर जाता है, इसको बोला जाता है आपका शोर लाइन ऑफ सबमर्जेंस। या फिर आपका जो ये प्लेटू हुई है या आपकी जो प्लेट ही है वो ही नीचे डूब जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका जो सबमर्जेंस है वो हो जाता है। ठीक है, यानी कि जलमग्न तट रेखाएं, समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण तटीय भूमि के जलमग्न होने के कारण या तो जलवायु परिवर्तन या टेक्टोनिक हलचल यानी समुद्र तल या तटीय क्षेत्र के धंसने के कारण बनती हैं। ठीक है, ये आपके जॉनसन ने, मैंने आपके जॉनसन के द्वारा 3 आपको बता दिए। अब उसके ये जो रिया शोरलाइन और फियोर्ड शोरलाइन है, ये किसके एग्जाम्पल है? आपके शोरलाइन ऑफ सबमर्जेंस। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा शोरलाइन ऑफ सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है, तो या तो वहां पे ऑप्शन में रिया कोस्ट होता है या आपका फियोर्ड कोस्ट होता है। ठीक है, रिया कोस्ट किसके द्वारा बनाया जाता है? रिया कोस्ट बनाया जाता है आपकी नदी के द्वारा। कैसे? रिया कैसे होती है? देखो, जब आपका स्थल से तो ये ऐसे नैरो हो जाती है, लेकिन जैसे ही समुद्र में गिर जाती है तो ये ऐसे चौड़ी हो जाती है। आपकी फनल शेप, वो नलकूप सी देखी है जिससे हम कभी कभी तेल तेल भी छानते हैं, तो ये होती है आपकी रिया, नैरो होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आपका फियोर्ड। फियोर्ड आपके किसके द्वारा बनाए जाते हैं? हिमनद, ग्लेशियर के द्वारा। ग्लेशियर बनाते हैं आपके फियोर्ड। फियोर्ड कब बनते हैं? जब आपके माउंटेन के जो ग्लेशियर वो नीचे घाटी में उतर आते हैं और आपस में मिल जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका ग्लेशियर पिघल जाता है और इस प्रकार ये घाटी क्या होती है, पानी में बदल जाती है और इसको बोला जाता है आपका फियोर्ड घाटी। ठीक है, अब आपकी एक रहेगी, उसको बोला जाता है, हाँ जी, रिया कोस्ट रिवर और आपके फियोर्ड कोस्ट ग्लेशियर। अब आपका न्यूट्रल शोरलाइन, न्यूट्रल शोरलाइन कौन सा होता है? ना तो वे एमरजेंस से बने होते हैं ना सबमर्जेंस में। ठीक है, ये कैसे बने होते हैं? ये देखो यहाँ पे न्यूट्रल शोरलाइंस आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन, यानी कि जो आपका मलबा होता है उसके इकट्ठे होने की वजह से आपके न्यूट्रल शोरलाइन बनते हैं। न्यूट्रल शोरलाइन ना तो एमरजेंस की वजह से ना सबमर्जेंस की वजह से बनते हैं, ये इकट्ठा होने की वजह से, डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। इसमें आपके कौन कौन से हैं न्यूट्रल में? देखो, न्यूट्रल में आपका जैसे हो गया डेल्टा शोरलाइन, एलुवियल शोरलाइन, आउटवॉश प्लेन शोरलाइन, वोल्केनिक शोरलाइन, कोरल रीफ शोरलाइन और फोल्ट शोरलाइन, ये सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं आपके न्यूट्रल शोरलाइन के। न्यूट्रल शोरलाइन की जो ना एमरजेंस से और ना सबमर्जेंस से जो बना है। उसके बाद है आपका कंपाउंड शोरलाइन। कंपाउंड शोरलाइन किससे बना होता है? कंपाउंड का मतलब जो सबमर्जेंस और एमरजेंस दोनों की वजह से बना होता है। नेम रिपीट, नेम लिख लो बेटे। ग्लेशियर से फियोर्ड बनते हैं, अजय जो फियोर्ड होते हैं ना, फियोर्ड आपके ग्लेशियर से बनते हैं। न्यूट्रल शोरलाइन में सबसे पहला है आपका 6 तरीके के जो भी नेम है वो लिख लो, वो इसमें नहीं है, वो आप अभी लिख लो। डेल्टा शोरलाइन, एलुवियल शोरलाइन, आउटवॉश प्लेन शोरलाइन, वोल्केनिक शोरलाइन, कोरल रीफ शोरलाइन, फोल्ट शोरलाइन, ये बनते हैं। दोबारा से बोल देती हूँ, डेल्टा शोरलाइन, एलुवियल शोरलाइन, आउटवॉश प्लेन शोरलाइन, वोल्केनिक शोरलाइन, कोरल रीफ शोरलाइन और फोल्ट शोरलाइन, ये न्यूट्रल शोरलाइन होते हैं। ये ना तो एमरजेंस की वजह से बनते हैं ना सबमर्जेंस की वजह से। न्यूट्रल किनारा बनता है आपके डिपोजिशन होने की वजह से बनता है। ओके, टाइप कर दीजिए। ओके, अभी करती हूँ।
ये देखो बेटे, अब मैंने लिख दिया है, ये नेम आप पढ़ लो एक बार और लिख लेना, अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। चलिए अब आगे, अब आगे है आपका, ये देखो, ये मैंने पीपीटी में भी नेम लिख ही रखे हैं। डेल्टा शोरलाइन, एल्यूवियल प्लेन शोरलाइन, आउटवॉश प्लेन शोरलाइन, वोल्केनिक शोरलाइन, कोरल रीफ शोरलाइन और फोल्ट शोरलाइन। ओके, अब आगे चलते हैं। आपका ये जो समुद्री वेव होती हैं, नहीं बेटे, इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रल शोरलाइन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। यशवंत, मैंने सबसे पहले कंपाउंड ही एक्सप्लेन किया था। कंपाउंड शोरलाइन वो शोरलाइन है जो आपका एमरजेंस और सबमर्जेंस के वजह से, दोनों की वजह से बनता है। जैसे आपका इंडिया का कोस्ट बताया था, वेस्टर्न कोस्ट सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है। ऊपर वाला सबमर्जेंस की वजह से बना है, नीचे वाला एमरजेंस की वजह से, तो इसको बोला जाता है आपका कंपाउंड शोरलाइन। ठीक है, इनका कोई सीक्वेंस नहीं आता है अजय। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक न्यूट्रल शोरलाइन का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब आगे है आपका, सबसे पहले जो अब ये समुद्री तरंगे ना, इनकी वजह से आपका इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये दूर से आपकी लहरें चलती आती है तो आपके समुद्र के उसमें कोई पहाड़ हो सकते हैं, कोई माउंटेन, कोई रॉक हो सकती है, तो ये वेव इनसे टकराती है और इनका इरोजन करते हैं और इस मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती है। तो इसकी वजह से कुछ आपके लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोलिक एक्शन तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये आपको क्या बता रखे हैं, ये आपको बता रखी हैं कि इरोजन कैसे होगा, कौन कौन सा प्रोसेस है। तो हाइड्रोलिक एक्शन वो होता है जब आपका पानी, ये वेव समुद्र की चट्टानों पे प्रहार करती है और उस पानी में इतना ज्यादा फोर्स होता है कि वो उस रॉक को, जहां पे आपकी सॉफ्ट रॉक होती है, वे सॉफ्ट रॉक इस पानी के साथ घुल के पीछे आ जाती हैं और इसका इरोजन होता है। इसको बोला जाता है आपका हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन रेफर टू द इम्पैक्ट ऑफ मूविंग वाटर, यानी कि आपका जो पानी गति कर रहा है उसकी वजह से ये इरोजन होता है। आपकी जो ये वेव है ये अटैक करती हैं कोस्टल रॉक पे, यानी कि चट्टानों पे रॉक करती हैं। ठीक है, और लगातार ये प्रहार करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी चट्टान है, चट्टान के जॉइंट्स और उनके जो फ्रैक्चर हैं वे बड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से आपकी जो रॉक है उसका इरोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक क्रिया से तात्पर्य है तटीय चट्टानों पर बढ़ते पानी के प्रभाव से बड़ी तूफानी लहरें हथौड़े के भारी प्रहार से तटीय चट्टानों पर हमला करती हैं और बार बार टकराने वाली समुद्री लहरों के प्रहार से प्रारंभिक जोड़े फ्रैक्चर वो क्या है, वे बड़े हो जाते हैं और इस तरीके से आपकी जो रॉक्स है उनका इरोजन हो जाता है। अब उसके बाद है आपका ये अब्रेशन। अब्रेशन मैंने बताया था, कोरेजन मैंने बताया था। अब्रेशन का मतलब होता है, अब्रेशन का मतलब होता है जब आपकी ये वेव है, इस वेव में आपके कुछ टुकड़े होते हैं और ये टुकड़े जब रॉक से ये टुकड़े जब ये वेव रॉक से टकराएगी तो ये टुकड़े उस पर लगेंगे, ये आपकी रॉक इस रॉक पर लगेंगे, इस पे घिसट मारेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका अब्रेशन, यानी कि जब पानी में जो आपके टुकड़े होते हैं वे जब चट्टान से टकरा कर उसका इरोजन करते हैं, घिस घिस कर, उसको बोला जाता है आपका अब्रेशन। और एट्रीशन क्या होता है, जब आपके ये पदार्थ आपस में ही टूटते रहते हैं, आपस में ही टकराते और टूटते रहते हैं, उसको बोला जाता है आपका एट्रीशन। ये आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कर रखा है। अब आपको पढ़ने हैं कोस्टल फीचर्स, यानी कि जो आपका ये समुद्री वेव है इनकी वजह से कौन कौन सा जो हैबिटाट है, लैंड फॉर्म है, वो बनते हैं। तो देखो, जो लैंड फॉर्म बनते हैं उसमें आपका क्लिफ है, क्लिफ है मतलब भृगु, कोव गुफा, केव, आपका कोव का मतलब है लघु निवेशिका, केव मतलब गुफा, आपके स्टैक बनते हैं, चिमनी बनते हैं, ग्लोव बनते हैं। अब ये सब पढ़ते हैं, ऐसे नाम पढ़ने से याद नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहले होते हैं क्लिफ।
क्लिफ को हिंदी में बोलते हैं भृगु। ये हिंदी में चट्टान लिखा हुआ है, क्लिफ को हिंदी में ऐसे भृगु। अब ये भृगु कैसे बनते हैं, देखो ये यहाँ से आपकी समुद्र की वेव आ रही है और यहाँ पे आपकी कोई चट्टान है, ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई चट्टान है। तो ये जो वेव है ये क्या है, इस पे ऐसे प्रहार करती है। जब प्रहार करती है ना तो ये आपकी रॉक हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक ऐसे से बने ना, यानी कि कहीं से सॉफ्ट रॉक है कहीं से हार्ड रॉक है। तो जहां पे सॉफ्ट रॉक होगी ना वहां पे ये कैसा हो जाएगा, देखो ऐसे, ये देखो यहाँ पे आपकी सॉफ्ट रॉक थी, ये सारी का क्या हो गया इरोजन। यहाँ पे भी आपकी सॉफ्ट रॉक थी, इसका भी इरोजन हो गया। लेकिन ये आपको एक ठूठ सा बाहर ऐसे बाहरी पार्ट निकल रहा होगा, निकलता दिख रहा होगा, ये क्या है, ये आपका हार्ड रॉक है। और इसका जो आपकी चट्टाने हैं यानी कि जो वेव है वो इरोजन नहीं कर पाई और ये ऐसे बिल्कुल क्लिफ के जैसे खड़ा रहता है, इसको बोला जाता है क्लिफ या भृगु। ऐसे बनता है आपका क्लिफ या भृगु, ठीक है। देखो ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये आपकी आई और यहाँ पे रॉक से टकराई, तो ये जो पार्ट अंदर चला गया इसको बोला जाता है आपका क्लिफ, और ये जो ऐसे बाहर निकला इसको क्या बोला जाता है, आपका क्लिफ बोला जाता है। ये आपकी क्लिफ कोस्ट है। जो आपकी हार्ड रॉक है वो ऐसे रह गई है, जो सॉफ्ट रॉक है वो अंदर की तरफ चली गई है, ठीक है। अब एक है ना आपका, उसके बाद आता है आपका वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता है, देखो वेव कट प्लेटफॉर्म होता है, ये आपकी रॉक थी, ठीक है, ये यहां से इसका इरोजन हुआ ना, तो ये आपकी लहरों ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया और इसकी मिट्टी को यहाँ बहा के ले गई और यहाँ नीचे इकट्ठा कर दिया, इससे एक प्लेटफॉर्म सा बन गया मिट्टी का। इसको बोला जाता है आपका वेव कट प्लेटफॉर्म या लघु निवेशिका। ये लघु निवेशिका कैसे बनते हैं, क्लिफ रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है आपके भृगु के पीछे हटने की वजह से, यानी कि और ज्यादा इरोजन होने की वजह से ये मिट्टी सारी यहाँ नीचे इकट्ठी हो जाती है, उसको बोला जाता है आपका वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक है। और देखो आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे कि ये जो वेव कट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो नीचे वेव कट प्लेटफॉर्म की वजह से यहाँ पे नीचे कुछ सेडिमेंट जमा हो जाता है, जो सेडिमेंट नीचे जमा हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे लिख लो, उसे कोलुवियम बोला जाता है। मिश्रोधक, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मिश्रोधक बोला जाता है इसको, कोलुवियम। हिंदी में मिश्रोधक, इंग्लिश में COLL OVIUM, कोलोवियम। यानी कि आपका इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में कोलोवियम और हिंदी में इसको मिश्रोधक बोला गया है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब ये सी केव, केव यानी कि होती है गुफा। अब देखो ये सारे आपको कैसे समझने हैं, इस डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले आपकी बनती है गुफा, गुफा के बाद आपकी बनता है नेचुरल ब्रिज, नेचुरल ब्रिज के सॉरी गुफा के बाद आपका क्या बनता है, नेचुरल ब्रिज बन गया। नेचुरल ब्रिज के बाद आपका स्टैक, स्टैक के बाद ये स्टंप, या इसको स्टैक ऑफ नीडल भी बोलते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस डायग्राम को समझो। डायग्राम में देखो ये सबसे पहले ना आपकी ऐसी रोक थी, ऐसी रोक थी, लेकिन अब क्या हुआ, आपकी जो समुद्र की तरंगे हैं वो ऐसे आ रही हैं, आ रही हैं, तो ये देखो ये आपकी रोक पर अटैक कर रही हैं। अटैक करने की वजह से क्या हुआ, आपकी ये जो चट्टान है ना इस पर अटैक किया, अटैक करने की वजह से इस चट्टान का इधर की तरफ से जो इरोजन है वो शुरू हो गया, यानी कि ये मुंह खुल गया। और आपकी गुफा कैसे होती है, गुफा का एक होल से हम अंदर की तरफ जाते, तो ये एक होल ही हो गया और इस गुफा की तरफ से फिर हम अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी गुफा। अब उसके बाद क्या हुआ, आप देखो इधर से तो आपकी ये वेव इरोजन
इरोजन कर ही रही हैं, अब दूसरी तरफ से भी आपकी जो समुद्री की तट है वो टकराने लगेगी। केव तो बन गई, गुफा तो बन गई, अब गुफा के बाद क्या बनेगा, ये नेचुरल ब्रिज बनेगा, आर्क, सी आर्क भी जिसे बोलते हैं, नेचुरल ब्रिज भी आप इसको बोल सकते हैं, या नेचुरल आर्क। अब दोनों क्या है, दोनों तरफ से इरोजन होने लगता है, ठीक है। जब दोनों तरफ से इरोजन होने लगेगा तो आर पार का दिखने लगे, और इसको बोला जाता है आपका नेचुरल ब्रिज, नेचुरल आर्क। अब क्या होगा, थोड़े से दिनों में ये जो ऊपर का पार्ट है ना, इसका भी इरोजन हो जाएगा। आपकी जो ये सी वेव है, ये ऊपर ऊपर उठ तक क्या करती है, बहुत ऊपर ऊपर उठती है और इसका इरोजन करती है। तो फिर सिर्फ ये खाली ये एक डंडा सा बच जाएगा, इसको बोला जाता है आपका स्टैक, ठीक है। स्टैक को आप सेकरी भी बोलते हैं, स्टैक को हम नीडल, कॉलम, पिलर, सेकरी, ये सब आपके स्टैक के नाम है। जब ये स्टैक का इरोजन बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत छोटा सा रह जाता है, उसको बोला जाता है आपका स्टंप, ठीक है। ये आपको आए ये सारे समझ में। आपका सबसे पहले केव बनी, केव के बाद आपकी आर्क बनी, नेचुरल आर्क या नेचुरल ब्रिज, फिर बना आपका स्टैक, स्टैक के बाद बना आपका स्टंप, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है, और आगे आपको एक नाम है चिमनी, या जिसको हम ब्लो होल्स या ग्लाउप भी बोलते हैं। क्या होता है ना, आपकी देखो ये जो हवा है, हवा क्या करती है, हवा इस केव में घुस जाती है, इस केव में, गुफा में घुस जाती है। जब हवा गुफा में घुसती है, बहुत तेजी से जाती है, और केव की जो ऊपर की छत है ना वो टूट जाती है, तो उस छत से है ना आवाज आती है, सीटी बजाने की आवाज, और उसको बोला जाता है आपका चिमनी, या इसको हम स्पाउटिंग होल, स्पाउटिंग होल्स भी बोलते हैं, या इसको ग्लाउप भी बोलते हैं। ये नाम याद रखना कि केव के अंदर जब ये हवा घुस जाती है ना, तो हवा घुसने की वजह से इसके बीच में कुछ ना दीवार हो जाती है, दरार हो जाती है, और ये हवा तेजी से इस दरार से निकलती है, और इसकी वजह से आपका जो लैंड फॉर्म बनता है उसको बोला जाता है चिमनी, ब्लो होल्स, ग्लाउप, ठीक है। आपकी जो हवा है वो बहुत तेजी से सीटी बजाती हुई निकलती है। उसके बाद एक है आपका जियो, जियो जो है आपकी इनलेट को, स्मॉल जो इनलेट होती है उसको स्कॉटलैंड में जियो को, स्कॉटलैंड में जो नाम जियो है ना उसको स्कॉटलैंड में कहते हैं जियो। जो आपकी ये गुफा है ना, केव, इसके जो ये ऊपर की छत है ना ये गिर जाती है, ठीक है। ऊपर के जो केव के ऊपर की जो ये थिन लेयर है ये गिर जाती है, और छोटा सा किस में चेंज होती है, आपकी एक छोटे से इनलेट में, इनलेट का मतलब है छोटे से पानी के एक लेक में चेंज हो जाती है, और इसको बोला जाता है आपका जियो, ठीक है। अब आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में कौन कौन से हैं, देखो आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में, देखो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में ये टोम्बलो है, आपकी स्पिट है, ठीक है, ये आइलैंड है। अब ये क्या होता है टोम्बलो, देखो टोम्बलो होता है, सबसे पहले तो याद रखना बीच, बीच को आप पुलिन भी कहते हैं। क्या होता है, देखो बीच कैसे बनती है, आपकी जो समुद्र की वेव है ना, ये यहाँ पे आके ये जो मिट्टी है ना इसको यहाँ पे इकट्ठा करती रहती है, और आपका जो बीच है वो बन जाता है। उसके बाद है आपका डेल्टा, डेल्टा भी हमारे किसकी वजह से बनता है, डेल्टा हमारा बनता है समुद्र, और समुद्र की स्टार्टिंग जहां पे हमारा लैंड पार्ट खत्म होता है और समुद्र शुरू होता है, वहां पे हमारा डेल्टा बनता है, ठीक है। अब एक होता है, ये देखो टोम्बलो दिख रहा होगा, टोम्बलो क्या बनता है, देखो सबसे पहले तो आपका बनता है लूप, ये ऐसे देखो, आपकी जो ये सी वेव्स है ना, ये सी वेव क्या करती हैं, सी वेव अपनी जो मिट्टी है ना, मिट्टी को यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एक आर्क शेप, ऐसे आर्क शेप बन जाती है, इसको बोला जाता है आपका लूप, ठीक है। लूप से भी बड़ा होता है आपका टोम्बलो, और कई सारे आपके, सबसे पहले देखो आपका सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले तो आपका बनता है ऐसे हुक, हुक होता है ना,
हुक के बाद आपका बनता है कंपाउंड हुक। कंपाउंड हुक का मतलब है कि जब इस हुक के अंदर ही आपके हुक बनने लगे, और ये सब आपके मिट्टी के डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाउंड हुक। जब एक हुक में बहुत सारे हुक बन जाए तो उसको बोला जाता है कंपाउंड हुक। फिर जब इस हुक का और बड़ा रूप हो जाता है तो उसको बोला जाता है लूप। लूप का भी जब और बड़ा रूप हो जाता है उसको बोला जाता है आपका टोम्बलो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डिपोजिशनल फीचर, और ये आपके बार और बैरियर भी डिपोजिशनल फीचर हैं। आपके बार और बैरियर्स, रोध और रोधिका, ये भी क्या होते हैं? ये देखो, ये आपको स्पिट देख रखी है, सैंड स्पिट। सैंड स्पिट मतलब कि रेत की स्पिट, एक लाइन सी, उसको बोला जाता है। तो ये आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है क्या लिखने हैं, अब बताओ, आपको ये समझ में आ गया? क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब आपको इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स के नाम लिखने हैं, वो लिख लो बेटे। लाइन लगा लो, और लाइन लगा के लिखो सबसे पहले आपके जो ये सी लैंड फॉर्म में इरोजनल, यहाँ पे ऐसे लाइन लगाओ, ऊपर ऊपर लिखो सी लैंड फॉर्म्स, और इस साइड इरोजनल और इस साइड डिपोजिशनल। इरोजनल में आपका सबसे पहले है क्लिफ, यानी कि भृगु। फिर है आपका वेव कट प्लेटफॉर्म, आपका केव है, जियो है, चिमनीज है, नेचुरल आर्क है, स्टैक है, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में है आपका बीच, कस्प बीच, बार एंड बैरियर, हुक, कंपाउंड हुक, लूप, टोम्बलो, कनेक्टिंग बार्स। कनेक्टिंग बार्स क्या होते हैं? जो दो आपके बैरियर को थोड़ा धीरे, ओके बेटा। ये जो आपकी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ना, इसकी मैं आपको है ना इमेजेस भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी वो आपको। अभी मत लिखो, क्योंकि अभी आपकी जो क्लास सेकंड है ना उसका टाइम हो गया है, दूसरे वाली क्लास का। अभी लिखोगे तो फिर आपका वो हो जाएगा कंफ्यूजन। और देखो, सेकंड क्लास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उसका मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, मेरे से जितना बोला जाएगा मैं उतना ही करवा सकती हूँ, ओके। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि 8 बजे क्लास ना हो के मैं 10:30 क्लास लूं, तो आप सब ओके हो? आप 10:30 क्लास ले सकते हो, या 11 बजे? बट बताओ बेटे, क्या मैं ले सकती हूँ? अगर आप बोलो कि 10 बजे क्लास कर लो मैम, तो फिर 10:30 क्लास या 11 बजे कर लो, तो 11 बजे क्लास रख दूं? 11 बजे सब रेडी हो? वॉन थ्यूनेन की थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि 9 से 10 तो आपकी क्लास होती है, फिर 1 घंटे का आपको रेस्ट भी चाहिए, इसलिए मैं 11 बजे कर रही हूँ। और अगर देखो, मैं आपको अनाउंस कर दूंगी, अगर हम, हाँ मैं मैसेज कर दूंगी टेलीग्राम पे भी और उस पे भी, अगर हिम्मत होगी तो मैं ले लूंगी, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगी। बाकी हम वॉन थ्यूनेन की थ्योरी आज पढ़ ही लेते हैं, मैं सोच रही हूँ हम कर ही लेते हैं, यूनिट 2 शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं मैसेज कर दूंगी आपको। 9 से 10 आपकी पेपर 1 की क्लास होती है बेटे, 9 से 10 पेपर 1 की क्लास होती है ना आपकी। 9 से 10 आपकी पेपर 1 की कोई क्लास नहीं होती है क्या? हमें तो यही बोला जाता है कि 9 से 10 आपकी पेपर 1 की क्लास है, तो मैं तो इसलिए आपकी 9 बजे क्लास नहीं लेती हूँ कई बार। मैं सर से बात करती हूँ, और सर से बात करने के बाद ना मैं आपको ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगी, आप फिर उस हिसाब से हम क्लास कर लेंगे, ओके। अगर 9 से 10 टाइम होगा तो मैं 9 से 10 कर लूंगी, नो प्रॉब्लम।
ओके बेटे, ठीक है, चलो मैं मैसेज कर दूंगी आप लोगों को, टेंशन मत लो। और ये आज तो मैं आपका ये अपलोड कर ही दूंगी सारा सब कुछ, ठीक है। यूनिट इसके जो आपके नोट्स रह गए ना 3 टॉपिक के, वे अपलोड हो जाएंगे। अब आप लोग क्लास लीव कर दो क्योंकि आपकी पेपर 1 की भी क्लास है ना। हाँ जी, लीव करो यशवंत, लीव करो। ओके, टेक केयर, बाय।